नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। दिसंबर में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स को लेकर दुबई गए सीएम धामी अब लौट चुके हैं, जिसके लेकर सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह दौरा काफी सफल रहा। यूएई में कुल 15,475 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। निवेशकों में खासा उत्साह है समिट को लेकर। जहां सीएम धामी और बीजेपी में उत्साह है, तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने एमओयू पर तंज कसा। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक यदि यह एमओयू धरातल पर उतर गए तो राज्य की भूमि कम पड़ जाएगी। तो यूएई दौरे से सीएम पुष्कर सिंह धामी वापस लौट आए हैं। इन्वेस्टर समिट जो हमने करने का और इसका सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का काम आगे बढ़ाया है, उसके तहत पहले हम लोग लंदन में और लंदन, बर्मिंघम और दिल्ली में और अभी दुबई और आबू धाबी में पिछले 3 दिनों से लगातार विभिन्न निवेशक समूह से मिले हैं। इसमें पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत सारे कृषि, एग्रो, इन सभी फार्मा के क्षेत्र में बहुत सारे निवेशकों से हमारे करार भी हुए हैं और बहुत से बात भी हुई है। सभी से बात करने के बाद एक बात जो हम लोगों को कहीं ना कहीं उत्साह प्रदान करती है कि हमारा काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लोग उत्तराखंड आने के लिए, लोगों के अंदर एक मन में आकर्षण भी है, उनकी चाहत भी है कि उत्तराखंड में अपना उद्योग और निवेश करना चाहते हैं और हजारों करोड़ के निवेश हमको इस यात्रा में भी उनके साथ करार के रूप में प्राप्त हुए हैं और बहुत सारे प्रस्ताव भी मिले हैं। और निकट भविष्य में हम देश के अन्य शहरों में भी इस प्रकार के निवेशकों के साथ संवाद करने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं और ये काम हमारा निरंतरता से चलेगा। हमारा इस बार पूरा ध्यान, पूरा फोकस है कि हम जब तक हमारा ये सम्मेलन आयोजित होगा 8 और 9 दिसंबर को, उससे पहले जो करार हैं उन सभी को धरातल पर उतारें, उसकी ग्राउंडिंग करें और उसको लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इस दौरान हमें बहुत सारे सुझाव भी प्राप्त हुए हैं, उन सुझावों पर भी हम बात करेंगे। जितने निवेशकों के द्वारा हमारे साथ करार हुए हैं और प्रस्ताव आए हैं, उन सभी का हम आकलन करने के बाद आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड राज्य के लिए कौन से उपयोगी हैं, कौन से लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद हो सकते हैं और जो हमको निवेश के साथ साथ उत्तराखंड के अंदर रोजगार को भी जुटाने का काम करें, वहाँ के लोगों की आजीविका को भी बढ़ाने का काम करें। हमारा जो प्राथमिक सेक्टर है, उस प्राथमिक सेक्टर को मजबूत करने में या उसको आगे बढ़ाने में उसको सहयोग प्रदान करेंगे। हम उनको प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहन करेंगे और पहले भी हमने जो नीतियाँ बनाई हैं वो सब निवेशकों के, उद्योग समूह के सभी के हितों को ध्यान में रखकर उसको बनाया भी है और जहाँ ज़रूरत थी उसको संशोधन भी किया है और आगे भी करेंगे। यूएई में अपने 3 दिवसीय दौरे पर गए सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं। सीएम धामी ने दुबई में 15,475 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। सीएम अभी तक कुल मिलाकर 50,000 करोड़ से ज्यादा का एमओयू साइन कर चुके हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड में दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स जो होने वाला है उसके लिए भारी निवेश किया जा रहा है, जो महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक होने वाला है। वीरेंद्र बिष्ट ने यह भी कहा कि राज्य में अधिक निवेश हो, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो सफल होते भी दिख रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने यूएई दौरे के बाद वापस लौट चुके हैं। इस पर बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि दिसंबर महीने में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स बेहद ही सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि लगातार चाहे वह देश हो या विदेश हो, लगातार देवभूमि में लोग निवेश कर रहे हैं। लोगों का ध्यान देवभूमि की ओर बढ़ता जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इसके लिए मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले वह लंदन पहुंचे थे, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी दुबई दौरे पर पहुंचे, कई रोड शो किया, कई निवेशकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 15,475 करोड़ के एमओयू भी साइन किए हैं।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एमओयू पर कहा कि देश के अन्य शहरों में भी रोड शो होंगे, जहां जितने पर भी एमओयू हुए हैं उनकी समीक्षा की जा रही है। आपको बता दें कि 27 एकड़ में अबू धाबी में मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह गौरवान्वित करने वाला है। हमने भी वहां पर एक शिलान्यास सेवा की है। साथ ही कहा कि शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का लोकार्पण करेंगे। तो वहीं आजम की सजा पर अखिलेश को दिए गए बयान पर भी सीएम धामी ने अपनी नसीहत देते हुए कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में अब सरकारें तुष्टीकरण नहीं, सतुष्टीकरण की दिशा में काम कर रही है। किन किन लोगों से मुलाकात हुई है, इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई है? देखिए, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमने करने का एम्बियंस बंद कर दिया और इसका सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का काम आगे बढ़ाया है। उसके तहत पहले हम लोग लंदन में और लंदन, बर्मिंघम और दिल्ली में और अभी दुबई और आबू धाबी में पिछले 3 दिनों से लगातार विभिन्न निवेशक समूह से मिले। इसमें पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत सारे कृषि, एग्रो, इन सभी फार्मा के क्षेत्र में। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में विधानसभा स्थित कार्यालय में मसूरी विधानसभा की सड़कों के संदर्भ में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। जहां बैठक में मंत्री ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई दिनों से लंबित सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि धनौल्टी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। इसके निर्माण से धनौल्टी की दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र के अंतर्गत पुल निर्माण और शस्त्रधारा स्थित बाईपास मार्ग के निर्माण से जाम की समस्या से आमजन को निजात मिल सकेगी। देखिए, मेरे क्षेत्र की कुछ प्रमुख सड़कें हैं जो कई दिनों से लंबित है। जैसे 11 धनौल्टी मोटर मार्ग, उसको बनने के बाद धनौल्टी की दूरी कम से कम 35-40 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस प्रकार बालागंज चामुसारी मोटर मार्ग, इसी प्रकार मेरे क्षेत्र के कई पुल व अन्य सड़कों की जो काफी दिनों से लंबित है। इसी प्रकार सहजधारा में एक बाईपास मार्ग, क्योंकि वहां पर जाम लगता है, बड़ा रोड जो है बाईपास की, इन सारे कामों की समीक्षा मैंने यहाँ पे की है। और एक, क्योंकि 2019 से मैं उसका शिलान्यास कर चुका हूँ और शेष 4 किलोमीटर सड़क का घोषणा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी खेत में करवाई थी। वो त्रुटिवश धनौल्टी में चली गई। इन सारे विषयों को लेकर उनसे बातचीत हुई है। शीघ्र ही मुझे आश्वस्त किया है प्रधान सचिव ने कि शीघ्र ही उसका 15 दिन के अंदर का समाधान कर दिया जाएगा। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की, जहां उत्तराखंड राजभवन में दोनों की मुलाकात हुई। इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान दोनों के बीच प्रदेश से संबंधित अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। तो गुरमीत सिंह से मिले हैं भगत सिंह कोश्यारी। आपको बता दें कि उत्तराखंड राजभवन में दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात में प्रदेश से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को गुलदस्ता देकर वेट किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भगत सिंह कोश्यारी और गुरमीत सिंह एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं।
हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध रूप से आ रहे प्लास्टिक पर पुनः प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। जहां प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य की सीमाओं पर राज्यकर और पुलिस चौकियों पर कड़ी नाकेबंदी करने के साथ प्लास्टिक की थैली के प्रवेश को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि जनपद में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर डीएम सोनिका ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। जहां उन्होंने अधिकारियों के प्रतिबंध के अनुपालन के लिए लगातार छापेमारी के साथ ही जन जागरूकता बढ़ाने के लिए भी कहा है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर डीएम सोनिका ने निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर विरोध देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में हाईकोर्ट ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि प्लास्टिक की थैली को रोका जाए। पुलिस चौकियों पर कड़ी नाकाबंदी की जा रही है। हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध रूप से आ रहे प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य की सीमाओं पर पुलिस चौकियों पर कड़ी नाकाबंदी करने के निर्देश दिए हैं। पहले भी जैसे हम लोगों ने अभियान के रूप में इसे चला रखा है और सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट भी बना रखे हैं, जिससे कि कहीं भी अगर पॉलीथीन मिलती है तो पहले तो हम जो हमारा प्रचार प्रसार का माध्यम है उससे, उसके बाद अगर चालान की ज़रूरत पड़े तो चालान की कार्रवाई करते हैं। रही बात बाहर से आने वाली, तो इसके लिए भी हमने बॉर्डर पे जो हमारी टीम्स हैं उनको हमने अलर्ट मोड में रख रखा है कि हमेशा चेक करें और कहीं कोई सूचना आती है तो उस पर कार्रवाई करें। और एक जनरल अवेयरनेस लोगों के बीच में हम लोग पैदा कर रहे हैं कि अपना बैग खुद लेके जाएं, जिससे उन्हें पॉलीथीन की आवश्यकता ना पड़े। और क्योंकि ये सब कलेक्टिवली काम होना है, प्रोडक्शन इसके जो सप्लाई हो रही है उस चेन को रोकना, दूसरा कंजम्पशन की चेन जो है उसको रोकना, और जनरल पब्लिक जो है वो किस तरह से इसको लेती है उसको देखना। तो ये तीनों चीज़ों पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। राजधानी में नकली दवाओं का मामला सामने आने के बाद औषधि विभाग ने अपनी विजिलेंस को सक्रिय कर आम लोगों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। ड्रग कंट्रोलर ताजवर जग्गी ने बताया कि टोल फ्री नंबर पर कोई भी व्यक्ति नकली दवाओं से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके साथ ही ड्रग कंट्रोलर ने आदेश जारी कर सभी औषधि और वरिष्ठ औषधि निरीक्षक गढ़वाल कुमाऊं की लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आवंटित क्षेत्र में दवाओं की गुणवत्ता की जाँच करके रिपोर्ट देने को भी कहा है। तो राजधानी देहरादून में नकली दवाओं का मामला सामने आने के बाद औषधि विभाग सक्रिय हो चुकी है। बता दें विजिलेंस को सक्रिय कर दिया गया है। इसके साथ ही आम लोगों के लिए भी टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। आपको बता दें कि ड्रग कंट्रोलर ताजवर जग्गी ने टोल फ्री नंबर बताया है जिस पर कोई भी व्यक्ति नकली दवाओं से जुड़ी शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके साथ ही ड्रग कंट्रोलर ने आदेश जारी कर सभी औषधि वरिष्ठ औषधि निरीक्षक को लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आवंटित क्षेत्र में दवाओं की गुणवत्ता की जांच करने के भी आदेश दिए हैं। हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है कि कोई भी शिकायत, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है, कोई सब स्टैंडर्ड दवा बन रही है या आपका क्या कहते कोई बिल नहीं दे रहा किसी को, या कोई दवा जो है उसको लगता है कि ये सही नहीं है, तो उसके लिए हमने टोल फ्री नंबर जारी किया है कि 180018042446, जिस पर कि कोई भी आम नागरिक उसमें शिकायत दर्ज कर सकता है, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि नकली दवाओं पर औषधि विभाग का एक्शन हुआ है। आपको बता दें ड्रग्स कंट्रोलर की तरफ से लगातार जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभाग ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है कि किसी भी लोग को अगर नकली दवाई की शिकायत मिलती है तो इन नंबरों पर कॉल करके वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि लगातार सभी को चौकन्ना रहने के अलर्ट किए गए हैं। विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं जहां नकली दवाओं पर औषधि विभाग ने कड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि इसके लिए प्रॉपर एक टीम बनाई गई है और जांच रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया है। साथ ही विभाग ने एक टोल फ्री नंबर जारी कर लोगों से अपील की है कि यदि आपको कहीं से भी नकली दवा मिलती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर उस दुकान और दवाई बेचने वालों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
तो बड़ी जानकारी देहरादून से आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां नकली दवाओं पर औषधि विभाग का कड़ा एक्शन लिया गया है। ड्रग्स कंट्रोलर उत्तराखंड द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने एक टोल फ्री नंबर जारी कर लोगों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान सम्मान यात्रा निकाली। इस दौरान पूर्व सीएम रावत ने चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। वहीं इस यात्रा में हजारों किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर शामिल होने पहुंचे। पूर्व सीएम ने कहा कि हमने एक 5 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिया था, जिस पर कोई अमल नहीं होने पर हम अपनी यात्राएं जारी रखेंगे। उनकी मांगों में मुआवजे की राशि बढ़ाने और बिजली पानी का बिल माफी मुख्य रूप से शामिल है। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर से यात्रा निकाली है। आपको बता दें कि हरीश रावत अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने यात्रा निकाली। अब तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इस उम्र में भी अपमान है। दूसरा, हमने कहा था बिजली पानी 6 महीने का माफ़ करिए और कर्ज जो ले रखा किसान ने उसका ब्याज 6 महीने का माफ़ करिए। इकबालपुर चीनी मिल के बकाया का भुगतान प्रारंभ करिए जो उस चीनी मिल पर है, और गन्ने का खरीद मूल्य 425 रुपये से अधिक घोषित करिए। और उसी दिन हमने स्पष्ट कर दिया था, मुख्यमंत्री को ही कहा था, तब तक हमारी सम्मान यात्राएं जारी रहेंगी। पहले झबड़िया में निकाला, आज हम चौधरी चरण सिंह का आशीर्वाद लेकर के नारसन से रुड़की तक निकाल रहे हैं। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हजारों किसानों के साथ यात्रा निकालते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि इस उम्र में भी हरीश रावत लगातार उत्तराखंड की जनता के लिए सड़कों पर दिखाई पड़ते हैं। आप तस्वीर के जरिए यह देख सकते हैं किस तरीके से हरीश रावत ट्रैक्टर पर सवार आपको दिख रहे हैं, साथ ही किसानों के बीच में दिख रहे हैं। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यह यात्रा निकाली गई। हजारों किसानों के साथ ट्रैक्टर किसान सम्मान यात्रा निकाली गई है। हरीश रावत ने इस दौरान बोलते हुए कहा कि हमने एक 5 सूत्रीय ज्ञापन 23 तारीख को मुख्यमंत्री को दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हजारों ट्रैक्टरों के साथ किसान सम्मान यात्रा निकाली। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान आपको बता दें कि हरीश रावत ने चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया है। तो हरीश रावत ने बोलते हुए कहा कि हमने एक 5 सूत्रीय ज्ञापन 23 तारीख को मुख्यमंत्री को दिया था, जो कि अब तक उस पर अमल नहीं हो पाया है। हम अपनी यात्राएं जारी रखेंगे। पहले झबरेड़ा में हमने यात्रा निकाली, आज हम गुरुकुल नारसन में यात्रा कर रहे हैं, इसके बाद डोईवाला करेंगे, चिद्दरवाला करेंगे, लक्सर में भी यात्रा निकालेंगे। यानी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार को एक तरीके से चेतावनी दी है कि अगर आप किसानों की बात नहीं सुनेंगे तो प्रदेश भर में लगातार ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी। देवप्रयाग में सेगमेंट लेकर जा रहे ट्रक के अचानक खाई में गिरने से सड़क हादसा हो गया। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक के शव को एसडीआरएफ और देवप्रयाग पुलिस की टीम ने खाई से निकाल लिया है। पिछले 1 साल में रेलवे परियोजना से जुड़ी यह तीसरी सड़क दुर्घटना सामने आई है। तो देवप्रयाग की यह खबर, जहां सेगमेंट से भरा ट्रक खाई में गिर गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से खाई में ट्रक गिरा हुआ है। आप देख सकते हैं वहां पे किस तरीके से उनको रेस्क्यू किया जा रहा था। हालांकि आपको बता दें कि हादसे में ट्रक चालक की मौत हो चुकी है। पिछले 1 साल में यह तीसरा हादसा है जब रुद्रप्रयाग में किसी तरीके की हादसा हुआ है। तो सेगमेंट ले जाता हुआ ट्रक अचानक से खाई में गिर गया। आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या भयावह मंजर होगा जब ट्रक रोड से इतनी नीचे खाई में गिर गया। बगल में बहती हुई नदी आप देख सकते हैं। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो चुकी है। साथ ही बता दें कि पिछले 1 साल में यह तीसरा हादसा है इस रूट पर। तो सेगमेंट से भरा ट्रक खाई में गिर चुका है। आप ट्रक को देख सकते हैं किस तरीके से ट्रक से धुएं का उठते हुए लपटों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं क्या भयावह मंजर होगा। हादसे में एक चालक की मौत हो गई है। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में 56 वर्षीय महिला पर भालू ने हमला कर दिया। हादसे में महिला को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला को 50 से ज्यादा टाके लगाए गए हैं। जिसके बाद भी महिला की हालत नाजुक बने होने के कारण ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर कर दिया गया है। तो देवप्रयाग की यह खबर, जहां 56 साल की महिला पर भालू ने जोरदार हमला कर दिया। हादसे में महिला को
गंभीर चोटें आई हैं। विधानसभा स्थित हिंडोला खाल क्षेत्र के बिटुला गांव की 56 वर्षीय महिला का यह पूरा मामला आपके साथ साझा कर रहे हैं। मानवता का जो धर्म होता है वो आदमी को निभाना चाहिए। और मुझे लगभग 11:15 बजे के आसपास उनकी बेटे से मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने भाई मुझे ऐसी कोई सूचना मिली है कि आपकी माता जी को भालू ने हमला किया है। तो उस समय अपने यहाँ से निकल के श्रीनगर तरफ, मतलब श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में आ रहे थे। तो मैंने तत्काल SDM कृतनगर को फ़ोन किया। मैंने तत्काल आप वहाँ पे जाओ, फॉरेस्ट टीम भेजा। अपने हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ पे जा रखे थे। तो तत्काल उपचार पूरी टीम वहाँ पे, डॉक्टर विक्रम सिंह जी के जो वहाँ पर जो अधिकारी है उनको खड़ा किया और लगातार तुरंत गति से उन्होंने जो है उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। मगर क्या है कि सिर में चोट ज़्यादा थी, न्यूरो सर्जन की आवश्यकता थी। तो मैं देहरादून में था, मैंने परिवार से बात की। फिर मैं तत्काल मैंने जो है उपजल अधिकारी से बात की, DM से बात की। तत्काल कागजी कार्रवाई जो होती है और तुरंत हेलीकॉप्टर की, सरकारी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की। लगभग मैं इस प्रक्रिया को मैंने 1-2 बजे के आसपास मैंने प्रक्रिया पूरी कर दी थी। लगभग 4 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर यहाँ श्रीनगर लेकर एम्स में पहुँचे थे। एम्स में खुद पहुँचा और मैंने खुद उनको भर्ती कराया। और निश्चित तौर पर उनमें सुधार है। जो कल मैंने देखा रात को CT स्कैन हुई, उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं हो, मुझे जानकारी भी नहीं है कि CT स्कैन में क्या निकला है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें प्राइम न्यूज के साथ।